अस्सलाम वालेकुम। ईरालाइट्स आज हम यूनिट वाइज एफएलपी 2 को डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। इसे आप पढ़ते हैं। लेस्ट एनीवन शुड डाउट माय स्टोरी, कॉमा, आई हैव ब्रॉट डॉक्यूमेंट्स टू अटेस्ट टू इट्स ट्रूथ। अब क्योंकि ये टॉपिक था यूनिट वाइज एफएलपी का, ये कंजंक्शन कॉम्बिनेशंस और कंडीशनल्स का टॉपिक था, ट्रिपल सी का। तो इसमें ये जो लेस्ट है यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम कर रहा है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को पहचानना बड़ा आसान है। वो यूं यूं आप याद रखो कि फैन बॉयज तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, फॉर एंड नॉर बट और यट सो, ये 7 हैं। को रिलेटिव कंजंक्शंस 5 पेयर्स हैं, नाइदर नॉर का पेयर, आइदर और का पेयर, नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर, और वेदर और का पेयर, और बोथ हैंड का पेयर। इन 7 और 5 12 को याद रखो। इसके अलावा जो कंजंक्शंस होंगे जनरली वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ही होंगे। इनके अलावा जो कंजंक्शंस होंगे जनरली वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही होंगे। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जो क्वालिटी होती है वो ये होती है कि ये अपने से बाद वाले क्लॉज का पार्ट बन जाता है, अपने से बाद वाले क्लॉज को ग्रिप कर लेता है और उसे उठा के रिवर्स गियर लगा लेता है। जैसे कि he could not come because he was ill। अब यहां पर बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस तरीके से है कि ये बिकॉज ही वॉज इल का पार्ट बन गया है, और इस बिकॉज ने ही वॉज इल को सबऑर्डिनेट क्लॉज बना दिया है, अपना गुलाम बना लिया है। तो आका ने गुलाम को गर्दन से पकड़ा और गर्दन से पकड़ के पहले ले गया। अब इस सेंटेंस को देखें, बिकॉज ही वॉज इल, कॉमा, ही कुड नॉट कम। इसी तरीके से अब सेंटेंस ये वाला देखें, द बॉय वॉज वीपिंग ऑल दो ही स्टूड फर्स्ट। ये देखिए, अब इस सेंटेंस में ये जो ऑल दो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और ऑल दो ने अपने बाद वाले क्लॉज को अपना गुलाम बना लिया है, अपना सबऑर्डिनेट बना लिया है, और ऑल दो जो है वो अपने बाद वाले क्लॉज का पार्ट बन गया है। और ऑल दो आका है यहाँ, और ही स्टूड फर्स्ट उसका गुलाम है। अब ये ऑल दो अपने गुलाम समेत पहले चला जाएगा। अब ये देखें इस सेंटेंस को, ऑल दो ही स्टूड फर्स्ट, कॉमा, द बॉय वॉज वीपिंग। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को पहचानने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि फैन बॉयज को जान लीजिए, ये 7 होते हैं। को रिलेटिव कंजंक्शंस को जान लीजिए, ये 5 पेयर्स होते हैं। इनके अलावा जनरली जो कंजंक्शंस आपके सामने आते हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही होते हैं। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की क्वालिटी ये होती है कि वो अपने से बाद वाले क्लॉज को सबऑर्डिनेट बना के और उसकी इन्वर्जन करते हैं। इन्वर्जन का मतलब उसको शुरू में ले जाते हैं। और जब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज स्टार्ट में आता है तो फिर बाद में कॉमा आता है। जैसे कि बिकॉज ही वॉज इल, ये यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज था पूरा। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन समेत जो क्लॉज है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है ना। जब वो स्टार्ट में जाता है तो उसके बाद कॉमा आ जाता है। तो ये चंद गुजारिशात थी। अब आप देखो कि डेल्टा इसका करेक्ट है, लेस्ट एनीवन शुड डाउट माई स्टोरी। इस सेंटेंस को अगर सीधा करके लिखें तो ये सेंटेंस यूं लिखा जाएगा,
इसको मैं दोबारा यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, बल्कि ये लिखा हुआ, ये देखिए, ये देखिए आप, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ और इसको स्टार्ट में ले जाता हूँ। ये देखिए, अब ये है इसका रेगुलर ऑर्डर। आई हैव ब्रॉट डॉक्यूमेंट्स टू अटेस्ट टू इट्स ट्रूथ लेस्ट एनीवन शुड डाउट माई स्टोरी। कहता है कि मैं डॉक्यूमेंट्स लेके आया हूं इसकी सच्चाई की तस्दीक करने के लिए, लेस्ट ऐसा ना हो एनीवन शुड डाउट माई स्टोरी, के कोई शक करे मेरी कहानी पर। अच्छा, सेंटेंस का मतलब जरूर देखा करें। सेंटेंस का जो मतलब है ना, वो आपको सेंस बताता है। तो और मैं अक्सर ये कहता होता हूँ स्टूडेंट्स को कि देखो, ग्रामर के रूल्स का गुलाम नहीं बनते होते। ग्रामर के रूल्स को मेमोराइज जरूर किया जाता है, लेकिन सेंटेंस को पढ़ते समेत ही रूल को अप्लाई नहीं करना शुरू कर देते कि अब सोचना शुरू कर दो कि इसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई होता है। सेंटेंस को एक खाली रॉ माइंड के साथ पढ़ा करो, गलती खुद उभर के सामने आएगी। अब ये देखिए कि लेस्ट समेत जो बाद वाला क्लॉज है, अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ लेस्ट कौन सा कंजंक्शन है, तो आप कहोगे कि सर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। मैं आपसे पूछूं कि ये आपको कैसे पता चला, तो आप कहोगे कि सर ना तो ये फैन बॉयज में से है, ना ही ये को रिलेटिव कंजंक्शंस में से है, और इसकी इन्वर्जन भी हो सकती है, तो लिहाजा ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में यहां ले जाया जाए तो ये बनेगा लेस्ट एनीवन शुड डाउट माई स्टोरी, कॉमा आई हैव ब्रॉट डॉक्यूमेंट्स टू अटेस्ट टू इट्स ट्रूथ। वेदर, अच्छा हाँ, एक और मैंने आपको बात यहां पर गुजारिश करनी थी कि लेस्ट के बाद में हम नॉट नहीं लगाते होते, ठीक है, बल्कि ये एक लिस्ट आपके सामने, एक छोटी सी लिस्ट लिखी हुई है। अनलेस के बाद, अनटिल के बाद, लेस्ट के बाद, फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन के बाद, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली के बाद, नाइदर के बाद, नो सूनर वगैरह के बाद हम नॉट नहीं लगाते। देखिए लिखा हुआ है, आफ्टर देम नो फैमिलीज बैन। नो हो गया, नॉट हो गया, नेवर हो गया, नो वेयर हो गया, नथिंग हो गया, नोबडी हो गया, नन हो गया, ठीक। अब एग्जामिनर आपको लेस्ट के बाद नॉट लगा के भी धोखा दे सकता है। अल्फा इसलिए इनकरेक्ट है कि वेदर क्वेश्चन का सिग्नल है, चॉइस भी देता है वेदर और क्वेश्चन का सिग्नल भी है, तो यहां हमें वेदर नहीं चाहिए था। और डिस्पाइट कंजंक्शन है ही नहीं। याद रखिएगा कि जो डिस्पाइट होता है और इन स्पाइट ऑफ होता है, मैं आपको लिख के बताऊं यहां पे कि डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ, एक तो याद रखिएगा कि डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता, और इन स्पाइट के बाद ऑफ लाजमी आता। ठीक, एक तो ये बात याद रखिएगा। तो यानी एग्जामिनर आपको यूं धोखा दे सकता है कि डिस्पाइट ऑफ लिख दे और इन स्पाइट को ऑफ के बगैर लिख दे, ये भी एक मिस्टेक आ सकती है। दूसरा, डिस्पाइट जो होता है वो प्रेपोजिशन है, जनरली वो प्रेपोजिशन है। जैसे कि सेंटेंस है कि ही वन द रेस डिस्पाइट हिज इलनेस, और दूसरा सेंटेंस है ही वन द रेस डिस्पाइट ही वॉज इल। अब देखिए, अब ये जो सेंटेंस है ये ठीक है, पहले वाला, ये देखो, ही वन द रेस
डिस्पाइट हिज इलनेस, वो रेस जीत गया अपनी बीमारी के बावजूद। अब डिस्पाइट जो है यहाँ पर प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन की निशानी क्या होती है? प्रेपोजिशन के बाद जनरली नाउन या नाउन की फैमिली आती है, और नाउन की फैमिली क्या है भला? नाउन है, जैसे कि टेबल है, चेयर है, रूम है, या प्रो नाउन है, जैसे कि हिम है, हर है, देम है, या फिर जेरेंड है, जेरेंड यानी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। तो प्रेपोजिशन की ये निशानी है कि प्रेपोजिशन के बाद जनरली नाउन, प्रोनाउन और जेरेंड आते हैं। जनरली ऐसा होता है कि प्रेपोजिशन के बाद क्लॉज नहीं आता होता, पूरा आता है तो फिर उसकी कंडीशन होती है। लिहाजा ये देखो आप, तो ये दूसरा फिक्रा रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। ही वन द रेस डिस्पाइट ही वाज इल। तो डिस्पाइट क्योंकि कंजंक्शन है ही नहीं, लिहाजा इसके बाद क्लॉज देने की जरूरत ही नहीं है यहाँ। लेकिन डिस्पाइट की शक्ल से ऐसा लगता है कि जैसे ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इन स्पाइट ऑफ जो है ना, वो तो फिर कुछ मतलब प्रेपोजिशन जैसा लगता है ऑफ की वजह से। लेकिन ये जो डिस्पाइट है, इसकी शक्ल ऐसी है कि ये लगता है कि जैसे कंजंक्शन है, लेकिन याद रखिएगा कि ये कंजंक्शन नहीं है। तो जब ये कंजंक्शन है ही नहीं, तो फिर इसकी इन्वर्जन कैसे हो गई बीटा में? डिस्पाइट एनीवन शुड डाउट माई स्टोरी। और अगर ये कंजंक्शन नहीं है तो इसके बाद क्लॉज कैसे आ गया? और अनलेस जो है, इसकी सेंस गलत है। अनलेस और लेस्ट में डिफरेंस क्या है? कि लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो के, और अनलेस का होता है जब तक, ये जब तक ना। तो अनलेस की सेंस गलत है यहाँ पे। वेदर की भी सेंस गलत है, वेदर में क्वेश्चन की सेंस आती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, और इसका अल्फा करेक्ट है। इफ यू हैड टोल्ड मी यू नीडेड अ राइड, आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर। थर्ड कंडीशनल है, और थर्ड कंडीशनल को पहचानना सबसे आसान है। कैसे? कि थर्ड कंडीशनल में जो दोनों क्लॉजेज होते हैं, उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे इफ यू हैड टोल्ड मी, हैड और थर्ड फॉर्म इधर आ गई, ये देखिए, हैड और थर्ड फॉर्म इधर आ गई कंडीशनल क्लॉज में। और रिजल्टेंट क्लॉज में वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इफ यू हैड टोल्ड मी, आई वुड हैव लेफ्ट, आई कुड हैव लेफ्ट, आई माइट हैव लेफ्ट आ सकता था यहां। तो इसीलिए मैं कहता होता हूं कि थर्ड कंडीशनल को पहचानना सबसे आसान है। फर्स्ट कंडीशनल भी कोई मुश्किल नहीं है, ये देखिए, इफ ही रन्स फास्ट ही विल विन द रेस। फर्स्ट कंडीशनल में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड कंडीशनल में सेकंड फॉर्म, थर्ड कंडीशनल में हैड और थर्ड फॉर्म। ये इफ वाले क्लॉज को आप लोग याद रखिए बस। इफ क्लॉज में अगर फर्स्ट फॉर्म है तो समझ लीजिए या तो वो फर्स्ट कंडीशनल है या वो जीरो कंडीशनल है। तो अगर वो जीरो कंडीशनल होगा तो रिजल्टेंट क्लॉज में भी फर्स्ट फॉर्म होगी। फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरीके से जीरो कंडीशनल बनेगा। इफ ब्लैक क्लाउड्स गैदर इट रेन्स, आखिरी वाला फिक्रे को देखिए, इस लास्ट सेंटेंस को। अच्छा, अब अगर इफ वाले क्लॉज में फर्स्ट फॉर्म है और रिजल्टेंट क्लॉज में विल, शैल, कैन, मे, विल, शैल, कैन, मे, शुड, imperative sentences,
1 2 3 4 5 6, ये 6 कंडीशंस आ सकती हैं रिजल्टेंट सेंटेंस में। जैसे कि इफ ही रन्स फास्ट, ही विल विन द रेस, ही कैन विन द रेस, ही मे विन द रेस आ सकता है। और इसी तरह फर्स्ट कंडीशनल में शुड भी यूज होता है। जैसे इफ यू आर इल यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, इफ यू आर इल यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। अच्छा, और इंपेरेटिव सेंटेंस भी आ सकता है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं भला, बताइए। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं कि जो अपेरेंटली वर्ब से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इनका सब्जेक्ट यू होता है जो अंडरस्टूड होता है। जैसे कि कम इन, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। अपेरेंटली ये वर्ब से स्टार्ट हुआ है, कम इन, लेकिन इसका सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड है, जो बाजुकात लिखा जाता है, बाजुकात बोला जाता है, बाजुकात नहीं लिखा जाता, बाजुकात नहीं बोला जाता। जैसे कम इन का मतलब यू कम इन है। कम इन का मतलब दे कम इन नहीं हो सकता, आई कम इन नहीं हो सकता। इसी तरह सिट डाउन का मतलब यू सिट डाउन है। इसी तरह शट अप का मतलब यू शट अप है। तो फर्स्ट कंडीशनल और जीरो कंडीशनल को मिला के याद कीजिए। फर्स्ट कंडीशनल हो या जीरो कंडीशनल हो, दोनों कंडीशनल्स के इफ क्लॉजेस में आनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंसेस आने हैं। और फर्स्ट कंडीशनल का जो रिजल्टेंट क्लॉज होता है उसमें विल, शैल, कैन, में, शुड और इंपेरेटिव स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं। सेकंड कंडीशनल को पहचानना भी इजी है। इफ ही रैन फास्ट he would win the race, if he ran fast he could win the race, he might win the race। यानी कि इफ वाले क्लॉज में अगर सेकंड फॉर्म आए तो रिजल्टेंट क्लॉज में वुड, कुड, माइट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और सेकंड कंडीशनल की एक ये भी निशानी होती है कि इसमें अक्सर इफ वाले क्लॉज में वर आता है, आई के साथ भी वर और ही के साथ भी वर और सिंगुलर नाउन के साथ भी वर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर। तो जहां कहीं आई के साथ वर और ही के साथ वर लगा देखो तो समझ लेना कि ये अनरियल सिचुएशन है या अनफुलफिल्ड डिजायर है। जैसे इफ कायदे आजम वर अलाइव टुडे, अगर कायदे आजम आज जिंदा होते, इफ कायदे आजम वर अलाइव। और थर्ड कंडीशनल को समझना और आसान है कि हैड और थर्ड फॉर्म और वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव और थर्ड फॉर्म। बाकी बीटा में देखो हैड और थर्ड फॉर्म तो है इफ क्लॉज में, लेकिन रिजल्टेंट क्लॉज में वुड लीव लिखा हुआ है जो कि गलत है। चार्ली में इफ यू टोल्ड मी, ये ठीक है, लेकिन वुड हैव लेफ्ट लिखा हुआ आगे, ये गलत है। और डेल्टा में वुड लेफ्ट लिखा हुआ है, वुड के बाद सेकंड फॉर्म नहीं आती होती। बल्कि आप यूं याद रखो कि ये एक लिस्ट है, विल और वुड, शैल और शुड, कैन और कुड, मे और माइट, तो मे है, माइट है, ought to है, must है, had better, had rather, would rather, need not, needs not, needed not, dare not, dares not, dared not। तो इनके बाद आनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, याद रखना। खा कोई सा टेंस हो, खा कोई सा सब्जेक्ट हो। तो आई शैल, आई विल राइट, आई वुड राइट, आई शैल राइट, आई शुड राइट, आई कैन राइट, आई कुड राइट, I may write, I must write, I had better write, I had rather write, I need not write, he needs not write, he dares not write। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यूं नहीं कहना कि he dares not to write, वो गलत है। he dares not write। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। इसका बीटा ऑप्शन करेक्ट है। नो सूनर हैड दे completed the work than they demanded the wages। अच्छा जी, नो सोनर के साथ जो जनरली जो कॉम्बिनेशन बनता है
वो कॉम्बिनेशन डैन का बनता है। इसको मैं ग्रीन कलर का कर रहा हूं, ये देखो। अल्फा इसलिए गलत है कि नो सूनर के साथ देन लगाया गया है, और आपसे गुजारिश ये है कि बड़ा खबरदार रहिएगा इस बात से एग्जाम में, क्योंकि देन और देन का फर्क नहीं पता चलता बच्चों को। तो नो सूनर के साथ देन का कॉम्बिनेशन, देन देन जो होता है उसका मतलब वो टाइम की सेंस देता है। चार्ली में नो सूनर के साथ वेन गलत है। और डेल्टा में अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव वर्ड या नेगेटिव फ्रेज से स्टार्ट हुआ है तो उसके बाद में सिंपल स्ट्रक्चर नहीं आना, इन्वर्जन आनी है। इन्वर्जन क्या होती है? पहले वर्ब बाद में सब्जेक्ट, पहले वर्ब बाद में सब्जेक्ट। जैसे कि नो सूनर हैड दे, ये देखो बीटा में। अब नेगेटिव फ्रेजेस, ये देखें नीचे मैंने आपकी सहूलत के लिए ये एक क्लू भी लिख दिया है कि नेगेटिव फ्रेजेस से अगर आपका क्लॉज स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव फ्रेजेस से अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, अगर आपका क्लॉज स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बाद आपने सब्जेक्ट नहीं देना, पहले वर्ब देना है फिर सब्जेक्ट देना है। अब नेगेटिव वर्ड्स या नेगेटिव फ्रेजेस कौन कौन से हैं? मिसाल के तौर पे नो सूनर है, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, नॉट अंटिल, नेवर अगेन, वगैरह वगैरह। ये नेगेटिव वर्ड्स हैं या नेगेटिव फ्रेजेस हैं। अगर ये अगर ये सेंटेंस के स्टार्ट में आए या क्लॉज के स्टार्ट में आए तो देखो आपने इसको कैसे हैंडल करना है। क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 1 देखो, नो सूनर हैड दे कंप्लीटेड। नो सूनर दे हैड नहीं करना। अच्छा, अगर दे हैड करना है ना, फिर नो सूनर को स्टार्ट में ना लिखो, फिर यूं लिखो, दे हैड नो सूनर कंप्लीटेड द वर्क देन दे डिमांडेड वेजेस। इसी तरह हार्डली डिड ही कम इन व्हेन हिज वाइफ अब्यूज्ड हिम। हार्डली डिड ही कम इन। अब हार्डली से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो डिड ही कम लिखो, ही केम ना लिखो। या ही केम लिखना है तो फिर हार्डली को स्टार्ट में ना लिखो, नेगेटिव फ्रेज से फिर स्टार्ट ना करो अपने सेंटेंस को, तो लिखो ही हार्डली केम इन व्हेन हिज वाइफ अब्यूज्ड हिम। वो बमुश्किल अंदर आया ही था कि उसकी वाइफ ने उसको मंदे निकाले। मंदे मतलब गालियां। नंबर 4, इसका डेल्टा करेक्ट है। रॉबर्ट वुड रादर गिव अवे हिज लाइफ देन बिट्रे हिज कंट्री। वुड रादर और देन का जो कॉम्बिनेशन है उसको भी जहन में रखिएगा। और वुड रादर और देन का जब कॉम्बिनेशन आता है तो जनरली इसमें सेंस ऑफ सस्पेंस, प्रेफरेंस होती है, सेंस ऑफ प्रेफरेंस। जब एक चीज को दूसरी चीज पर प्रेफर किया जाता है। ही रॉबर्ट वुड रादर गिव अवे हिज लाइफ। रॉबर्ट जो है वो तरजीह देगा अपनी जिंदगी हार जाने से, जिंदगी गंवा देने से, देन बिट्रे हिज कंट्री। और अपने मुल्क से दगाबाजी करने पर तरजीह देगा कि वो अपनी जिंदगी हार दे, यानी अपनी जान गंवा देगा और मुल्क से बेवफाई, दगाबाजी, धोखाधड़ी नहीं करेगा, गद्दारी नहीं करेगा। तो वुड रादर के साथ देन का कॉम्बिनेशन, अल्फा इसलिए गलत है कि वुड रादर के साथ देन का कॉम्बिनेशन है, बीटा में वुड रादर के साथ बट का कॉम्बिनेशन है, और चार्ली में वुड रादर के साथ इंस्टेड ऑफ का कॉम्बिनेशन है, जो कि गलत है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 5 देखिए, इसका डेल्टा करेक्ट है। नो वन बट माई मदर stood by my side when I was going through the worst part of my life. No one but, जनरली ऐसा होता है कि नो फैमिली के साथ बट का कॉम्बिनेशन बनता है। ये देखो,
नो फैमिली से क्या मुराद है? नो वन, नो बडी और नथिंग। और एनी फैमिली के साथ एक्सेप्ट का कॉम्बिनेशन बनता है, जनरली ऐसा ही होता है। तो नो वन बट माई मदर। अब चार्ली में देखें कि नो वन एक्सेप्ट माई मदर लिखा हुआ है, जो कि गलत है। और डेल्टा में नो वन बट माई मदर से पहले कॉमा नहीं है। वजह उसकी ये है कि व्हेन आई वॉज गोइंग थ्रू द वर्स्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, इसके बाद कॉमा आना चाहिए था ना। ये व्हेन जो है यहाँ पर सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब क्लॉज समेत पहले आ जाता है तो अपने बाद कॉमा लेता है। तो यहाँ पर अगर कॉमा आ जाता तो फिर इस सेंटेंस को सही कंसिडर किया जा सकता था। अब यहाँ पर कॉमा नहीं है, लिहाजा ये सेंटेंस गलत है। बीटा में एक तो लाइफ के बाद कॉमा नहीं है, दूसरा नो वन के साथ एक्सेप्ट लिखा हुआ है, ये गलत है। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसका डेल्टा करेक्ट है। ही इज सच एन इंटेलिजेंट बॉय दैट नो वन कैन compete विद हिम। अच्छा, सो के बाद दैट का कॉम्बिनेशन हो और या सच के बाद दैट का कॉम्बिनेशन हो, ये देखें नीचे आपके लिए कॉम्बिनेशंस भी लिखे हुए हैं मैंने दोनों। सो के साथ दैट का कॉम्बिनेशन हो या सच के साथ दैट का कॉम्बिनेशन हो, इसके अंदर सेंस क्या होती है? कॉज इफेक्ट की। ही इज सच एन इंटेलिजेंट बॉय, ये कॉज है। दैट नो वन कैन compete हिम, ये उसका इफेक्ट है। अच्छा, अब सो दैट और सच दैट में फर्क क्या है? बस सच के बाद नाउन आता होता है और सो के बाद नाउन नहीं आता। ये बात कोई नई नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बात आप पहले से ही जानते हो। जैसे आप कहते हो ही इज सो नाइस, यूं बोलते हो ना आप, या आप कहते हो कि ही इज सच अ नाइस पर्सन, यूं कहते हो आप। ये देखो, तो सच के बाद जनरली नाउन आता है, ये देखो। तो इसी तरह ही इज सच एन इंटेलिजेंट बॉय, यहां भी सच के बाद नाउन मौजूद है। अगर सो दैट का कॉम्बिनेशन बनाना है तो फिर नाउन को हटाना पड़ेगा, जनरली ऐसा ही होता है। यानी ये फिक्रा फिर यूं बन जाता, द बॉय इज सो इंटेलिजेंट दैट नो वन कैन कैच हिम, ये फिक्रा फिर यूं बन जाता। तो सो दैट और सच दैट का कॉम्बिनेशन है। अगर आप इन दो सेंटेंसेस को देखो ना तो भी आपको क्लियर हो गया आप लोग। सो दैट अली रन्स सो फास्ट, यहां देखो सो के बाद, देखो मेरी बात सुनो मेरा बच्चा, दैट नो वन कैन कैच हिम और दैट नो वन कैन कैच हिम, ये तो दोनों सेम है ना। ये देखो, दैट नो वन कैन कैच हिम और दैट नो वन कैन कैच हिम, तो फर्क कहाँ है? यहाँ अली रन सो फास्ट और अली इज सच अ फास्ट रनर, यहां पर फर्क है। तो क्या फर्क है कि सच के बाद रनर का नाउन आया हुआ है और सो के बाद नाउन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, डेल्टा करेक्ट है। डिस्पाइट ऑल द आवर्स ऑफ प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग, कॉमा, वी लॉस्ट द गेम, ये फिक्र ठीक है। डिस्पाइट के मुतालिक मैं अभी आपको बातें बता के आ रहा हूं। क्या भला? कि डिस्पाइट के बाद जनरली क्लॉज नहीं आता होता, क्यों कि डिस्पाइट जो है वो प्रेपोजिशन है। तो डिस्पाइट, अब ये जरा देखो आप लोग, डिस्पाइट ऑल द आवर्स ऑफ प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग, क्लॉज नहीं है ये, ठीक है, फ्रेज है ये। तो प्रेपोजिशंस के बाद जनरली नाउन्स या फ्रेजेस होते हैं। अगर क्लॉज हो प्रेपोजिशन के बाद तो फिर उसकी कंडीशन होती है, लेकिन जनरली प्रेपोजिशंस की ये निशानी है कि प्रेपोजिशंस के बाद या फ्रेजेस होते हैं या सिंगल नाउन्स होते हैं।
या प्रोनाउंस या जेरेंड्स। अच्छा, और डिस्पाइट कंट्रास्ट का सिग्नल है। अब ये गेम हारे हैं, और कंट्रास्ट किस चीज से है कि वो कह रहे हैं कि हमने प्रैक्टिस और ट्रेनिंग बहुत ज्यादा की थी, घंटों गुजारे थे, ऑल द आवर्स ऑफ प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग। कंट्रास्ट, इस फिक्रे को सीधा करके भी लिखा जा सकता है, वी लॉस्ट द गेम डिस्पाइट ऑल द आवर्स ऑफ प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग। अब देखें, बिकॉज ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, गलत हैं दोनों। अच्छा, इन स्पाइट ऑफ तो है ही नहीं, ये तो इन स्पाइट है, इसके बाद ऑफ होना चाहिए था। अगर ऑफ होता तो फिर ये ठीक था। और इंस्टेड ऑफ का मतलब तो की बजाय होता है, रिप्लेसमेंट की सेंस है इंस्टेड ऑफ। और बिकॉज ऑफ कॉज इफेक्ट की सेंस है, तो हमें चाहिए यहां पर कंट्रास्ट की सेंस, तो डिस्पाइट आएगा। तो इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ये दोनों कंट्रास्ट की सेंस देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, इफ आई इनहेरिटेड। बताओ, अभी मैं आप लोगों को बता के समझा के ही आया हूं कि इफ वाले क्लॉज में अगर सेकंड फॉर्म हो तो रिजल्टेंट क्लॉज में वुड, कुड, माइट और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। सॉरी, वुड, कुड, माइट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। इफ आई इनहेरिटेड $1 billion, आई वुड ट्रेवल टू द मून, अनफुलफिल्ड डिजायर है। अल्फा में इफ आई इनहेरिट गलत है, चार्ली में आई विल ट्रैवल गलत है, और डेल्टा में आई वुड ट्रैवल टू द मून, इफ से पहले यहां पर कॉमा की जरूरत है ही नहीं। अगरचे ये गलत नहीं है, लेकिन जनरली सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब दो क्लॉजेस को जोड़ रहा होता है तो जनरली उससे पहले कॉमा नहीं लगाया जाता। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, all of the band members are sick, semicolon, therefore comma, we must reschedule the concert। अब कंजंक्टिव एडवर्ब की यह निशानी होती है कि कंजंक्टिव एडवर्ब, देखें इसके नाम से जाहिर है कंजंक्शन है, ये कंजंक्टिव कंजंक्शन है। लेकिन अच्छा, कंजंक्शन की तरह ये दो क्लॉजेस को मिलाता भी है। अब ऑल ऑफ द बैंड मेंबर्स आर सिक, एक क्लॉज ये है, वी मस्ट रीशेड्यूल द कंसर्ट दूसरा क्लॉज ये है। तो कंजंक्टिव एडवर्ब भी एक टाइप का कंजंक्शन ही है जो दो क्लॉजेस को जोड़ता है, लेकिन कंजंक्टिव एडवर्ब का एक प्रोटोकॉल है, वो ये है कि इससे पहले सेमीकोलन और बाद में कॉमा आता है। ठीक, और ये जो देयरफॉर होता है ना, ये याद रखना कि ये फैन बॉयज के सो की रिप्लेसमेंट है। फैन बॉयज में जो कॉमा सो होता है, जैसे कि ऑल ऑफ द बैंड मेंबर्स आर सिक, कॉमा सो वी मस्ट रीशेड्यूल द विजिट। तो कॉमा सो की जगह देयरफॉर भी आ सकता है, लेकिन देयरफॉर कंजंक्टिव एडवर्ब है, और कंजंक्टिव एडवर्ब का एक प्रोटोकॉल होता है कि इससे पहले सेमीकोलन और बाद में कॉमा आता है। अल्फा में ये सीक्वेंस गलत है, पहले कॉमा और बाद में सेमीकोलन। और बीटा इसलिए गलत है कि देयरफॉर के दाएं बाएं दोनों तरफ कॉमास हैं। याद रखना, दो कॉमास के बीच वाला पार्ट कभी कंजंक्शन नहीं हो सकता। दो कॉमास के बीच वाला पार्ट कभी कंजंक्शन नहीं हो सकता। ये नॉन एसेंशियल एलिमेंट होता है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। और चार्ली इसलिए गलत है कि जब देयरफॉर लग गया तो फिर बिकॉज लगाने की क्या जरूरत थी। अगर बिकॉज लगाना था तो यहां सिर्फ कॉमा आना चाहिए था। देखे, इस तरीके से ये सेंटेंस ठीक हो सकता है। ये देखो, बिकॉज ऑल ऑफ द बैंड मेंबर्स आर सिक, कॉमा वी मस्ट रीशेड्यूल द कंसर्ट। यूं कर दो, यूं ठीक है, लेकिन एक ही साथ में बिकॉज यूज करना और देयरफॉर यूज करना ये इनकरेक्ट है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, चार्ली, स्केर्सली हैड आई gotten my bags unpacked when I realized that my camera was missing। तो जिस तरह नो सूनर के साथ दैन का कॉम्बिनेशन बनता है, इसी तरह हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, रेयरली वगैरह के साथ व्हेन का कॉम्बिनेशन बनता है। तो लिहाजा
बीटा में स्केर्सली के साथ ये जो दैन का कॉम्बिनेशन है ये गलत है, और अल्फा में इसकी इन्वर्जन कर दी गई है। व्हेन आई रियलाइज दैट माय कैमरा वाज मिसिंग कॉमा स्केर्सली हैड आई गॉटन माय बैग्स अनपैक्ड, गलत है। स्केर्सली और व्हेन, हार्डली और व्हेन, नो सूनर और देन, ये इसी ऑर्डर में लिखे जाते हैं ये सेंटेंसेस। ऐसा नहीं है कि आप व्हेन वाला पार्ट पहले ले जाओ। अच्छा, और डेल्टा इसलिए गलत है कि नो सूनर के साथ व्हेन का जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है ये गलत है। अगर नो सूनर यहां पर लिखना ही था तो फिर आगे देन का कॉम्बिनेशन होना चाहिए था, लिहाजा इसका चार्ली करेक्ट है। 11th अगर आप देखो, इसका अल्फा करेक्ट है। आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क टुनाइट सेमी कोलन हाउ एवर कॉमा आई मेड अ प्रॉमिस टू गो विद हर। अच्छा, अब यहां पर बताओ कि हाउ एवर क्या है। अभी मैं आपको बता के आया हूं, बोलो। जी हाँ, कंजंक्टिव एडवर्ब है, और कंजंक्टिव एडवर्ब की निशानी ये होती है कि इससे पहले सेमीकोलन और बाद में कॉमा आता है। और याद रखना कि ये जो हाउ एवर है ये कॉमा बट की रिप्लेसमेंट है, यानी कि इस सेंटेंस को, सेंटेंस ये जो अल्फा ऑप्शन है इसको यूं भी लिखा जा सकता है, ये देखो, कॉमा बट आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क टुनाइट कॉमा बट आई मेड अ प्रॉमिस टू गो विद हर। ठीक है, तो सेमी कॉलन हाउएवर कॉमा जो होता है वो बट की रिप्लेसमेंट होता है। डिस्पाइट गलत है यहाँ पे, और डिस्पाइट के जो दाएं बाएं पंक्चुएशन लगी हुई है वो भी गलत है। चार्ली में मोर ओवर की सेंस ही नहीं बनती, और डेल्टा में हाउएवर के दाएं बाएं दोनों तरफ कॉमा लगाया गया है। और अभी मैं आपको बता के आया हूं कि दो कॉमास के बीच वाला पार्ट कंजंक्शन का काम नहीं कर सकता, ये नॉन एसेंशियल एलिमेंट होता है। और दो कॉमास जो है वो एक ही क्लॉज के अंदर आते हैं, क्लॉजेस को जोड़ते नहीं है वो। दो कॉमास के बीच वाला पार्ट किसी एक क्लॉज का हिस्सा होगा, किसी एक क्लॉज में आएगा, क्लॉजेस को जोड़ेगा नहीं। अच्छा जी, उसके बाद 12वां सेंटेंस देखिए, ही आइदर कीप्स द कीज हिमसेल्फ और लीव्स देम विद हिज वाइफ। आइदर और का कॉम्बिनेशन, ये देखिए, आइदर और को मैं यहां पर ग्रीन कलर का कर देता हूं, आइदर और को। अल्फा इसलिए गलत है कि ही आइदर कीप्स द कीज हिमसेल्फ, कॉमा और लीव्स, तो कॉमा कोई डालना लाजमी नहीं है यहां पे। बीटा इसलिए गलत है कि आइदर के साथ नॉर का कॉम्बिनेशन बनाया गया है, और चार्ली इसलिए गलत है कि नाइदर के साथ और का कॉम्बिनेशन बनाया गया है। 13th, इसका बीटा करेक्ट है। It requires the labor of thousands to make a pencil, comma, yet they are so inexpensive as to be almost free। बड़ा खूबसूरत फिक्रा है। और येट यहां पर क्यों लगाया गया है? कंट्रास्ट है। ये येट जो है फैन बॉयज का येट है, ये देखो, इसको मैं ग्रीन कलर का कर देता हूं। अच्छा, अल्फा में सो नहीं आना क्योंकि सो कॉज इफेक्ट की सेंस देता है, और चार्ली इसलिए गलत है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की इन्वर्जन नहीं होती। ये जो फैन बॉयज है ना, फॉर एंड नॉर बट और येट सो, फॉर के अलावा किसी की इन्वर्जन नहीं होती, ना एंड की हो सकती है, ना बट की, ना येट की, ना सो की। इन्वर्जन जो है वो क्वालिटी किसकी है? वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की क्वालिटी है। डेल्टा इसलिए गलत है कि यहां पर को रिलेटिव कंजंक्शन से पहले कॉमा नहीं लगाया गया। कॉमा लगाना जरूरी होता है, फॉर्मल होता है। फैन बॉयज, सॉरी, को रिलेटिव कह रहा हूं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कॉमा नहीं लगाया गया, जो कि लाजमी होता है।
14 जो है इसका डेल्टा करेक्ट है, इफ यू डोंट ब्रश योर टीथ कॉमा यू गेट कैविटीज। ये एक जनरल ट्रूथ है, तो ये जीरो कंडीशनल है। देखिए मैंने आप अभी आपसे गुजारिश की थी कि इफ वाले क्लॉज में ही आप पकड़ लिया करो सेंटेंस को। इफ वाले क्लॉज में अगर फर्स्ट फॉर्म आ रही है या प्रेजेंट टेंस आ रहा है तो फिर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो वो जीरो कंडीशनल होगा या वो फर्स्ट कंडीशनल होगा। जीरो कंडीशनल होगा तो रिजल्टेंट क्लॉज में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फर्स्ट कंडीशनल होगा तो वो छह चीजें होंगी फिर कंडीशनल वो रिजल्टेंट क्लॉज में, शैल और विल और कैन और मे और शुड और इंपेरेटिव सेंटेंसेस। 15 सेंटेंस देखें। सिंस रॉबिन refused to wear his seat belt, comma, Batman has banned him from the Batmobile। अब सिंस जो होता है, सिंस को समझो। सिंस अगर क्लॉज से पहले आया हुआ है ना तो वो बिकॉज की सेंस देगा। ये देखो, अगर सिंस किसी नाउन से पहले आया हुआ है या प्रोनाउन से पहले आया हुआ है तो फिर वो प्रेपोजिशन होगा, जैसे सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सिंस को समझो। सिंस अगर किसी सिंस, या यूं समझो, सिंस के बाद अगर क्लॉज है तो उस सिंस का मतलब क्या होगा? बिकॉज होगा। चेंज करके देख लो, बिकॉज रॉबिन refused टू वियर हिज सीट बेल्ट, कॉमा। अच्छा, इस फिक्रे को सीधा करके यूं भी बोला जा सकता है। ये देखें, मैं इसे आपको सेंटेंस को सीधा करके दिखाता हूं, एक मिनट। ये देखो, ये देखो जी, अब बताओ ये सेंस क्या नजर आ रहा है आपको? क्या ये फैन बॉयज है? नहीं, वो तो फॉर एंड और बट और येट सो होते हैं। क्या सेंस को रिलेटिव कंजंक्शन है? नहीं, क्योंकि वो तो पेयर्स में होते हैं। तो सिंस सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ ना फिर यहाँ, और सिंस के बाद में क्लॉज है पूरा, देखो। और सिंस समेत इसको पहले ले गए हैं तो ये ऊपर वाला फिक्रा बन गया। सिंस रॉबिन refused टू वियर हिज सीट बेल्ट, कॉमा, बैटमैन हैज बैंड हिम फ्रॉम द बैटमोबाइल। अल्फा में सो गलत है, चार्ली में, अच्छा चार्ली में अगर आप देखो तो सेंटेंस सारा ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं यहां से। सिर्फ यहां पर बेल्ट के बाद कॉमा नहीं है, और कॉमा आना लाजमी है। जब सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन की इन्वर्जन होती है ना तो फिर कॉमा लाजमी आता है। अच्छा, ऐसे करते हैं, सिंस को पढ़ते नहीं है, बिकॉज कर लेते हैं। बिकॉज क्योंकि रॉबिन refused टू वियर हिज सीट बेल्ट, कॉमा, तो यहां पर कॉमा मिसिंग था। और डेल्टा इसलिए गलत है कि यहां पर कॉमा की जगह सेमीकोलन आया है। याद रखना कि सेमीकोलन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ता है हमेशा, आजाद फिक्रों को। या अगर मजीद देसी तरीके से याद रखना है तो यूं याद रखना कि जो सेमीकोलन होता है ना वो एंड, बट और सो की जगह आता है। एंड को हटा दो, सेमीकोलन लगा दो, तो जिस तरह एंड क्लॉजेस को जोड़ता है सेमीकोलन भी जोड़ सकता है। बट को हटा के सेमीकोलन लगाया जा सकता है, अकेला सेमीकोलन। और सो को हटा के भी। अच्छा जी, उसके बाद 17 सेंटेंस है, इसका चार्ली ऑप्शन है, जरा देखिएगा। इट वुड बी नाइस टू स्पेंड आवर वेकेशन ऑन द बीच इन जमैका। On the other hand, it would be fun to hike the Swiss Alps. Apparently सेंटेंस टफ है, क्योंकि अकॉर्डिंगली भी लग रहा है कि जैसे ठीक है,
इसके साथ साथ। लेकिन अगर आप देखो कि एक तरफ बीच का जिक्र है और दूसरी तरफ हाइक का जिक्र है, तो ये दो बिल्कुल ऑपोजिट एक्टिविटीज हैं। तो ऑपोजिट एक्टिविटीज को शो करने के लिए फिर इस किस्म के फ्रेजेस इस्तेमाल होते हैं। ऑन द अदर हैंड, हाउ एवर, कंजंक्टिव एडवर्ब के तौर पर आ सकता है। नेवर द लेस, नन द लेस, ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। ये कंट्रास्ट के सिग्नल्स हैं। देखिए, हाउ एवर, नेवर द लेस, नन द लेस, वगैरह वगैरह। अच्छा, ऑन द अदर हैंड, इन कंट्रास्ट टू दिस, वगैरह वगैरह। और इन अल्फाज से पहले सेमीकोलन और बाद में कॉमा आता है। अब 18वें को देखिए। Ahmed performed well in the debate competition, however, he is not so confident as his sister. तो as का कॉम्बिनेशन जनरली सिंपल सेंटेंसेस में, और so as का कॉम्बिनेशन जनरली नेगेटिव सेंटेंसेस में आता है। 19 सेंटेंस को देखिएगा। For my brother performs for a popular band, therefore he earns a good sum of money. जब फॉर आ गया स्टार्ट में तो फिर देयर फॉर की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फॉर भी बिकॉज की सेंस देता है अगर फॉर के बाद क्लॉज हो तो। जिस तरह अभी मैं आपको बता रहा था ना कि जो सिंस है, सिंस के बाद अगर क्लॉज हो तो सिंस जो है वो बिकॉज की सेंस देता है, और फॉर के बाद अगर क्लॉज हो तो फॉर भी बिकॉज की सेंस देता है। तो फॉर क्योंकि माई ब्रदर परफॉर्म्स फॉर अ पॉपुलर बैंड, कॉमा ही अर्न्स अ गुड सम ऑफ मनी, तो देयरफॉर की जरूरत ही नहीं थी, अकेला कॉमा आ जाता है यहां पे। 20th, इफ आई मेट द प्रेसिडेंट कॉमा आई वुड हैव बीन, गलत है। इफ आई मेट अगर आ रहा है तो यहां पर आई वुड बी टू नर्वस होना चाहिए था। इफ आई मेट द प्रेसिडेंट आई वुड बी, यानी इफ वाले क्लॉज में सेकंड फॉर्म, तो रिजल्टेंट क्लॉज में वुड, कुड, माइट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। 21st देखो अब। शी डिडंट गेट द जॉब even though she had all the necessary qualifications. मेरी नजर में बेटे ये ठीक है सेंटेंस, अगरचे की में यहां पर इवन दो से पहले कॉमा आया हुआ है, लेकिन ये कोई लाजमी नहीं है यहां, तो लिहाजा 21st सेंटेंस में मिस्टेक नहीं है कोई। 22, Ali is such an enthusiastic sportsman that in spite गलत है जी, in spite of होना चाहिए। in spite of the pain in his leg, comma, he completed the marathon. 23rd को देखिए। I don't know what you will think of it, but I consider it my duty. Consider के बाद as गलत है। हाँ, रिगार्ड के बाद as लगाओ, 100 दफा लगाओ। कंसिडर के बाद जनरली as नहीं आता होता। 24th है इफ शी वर। अब देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि ये भी सेकंड कंडीशनल की निशानी होती है कि इफ वाले क्लॉज में सिंगल सब्जेक्ट के साथ भी वर आता है। इफ शी वर टू बी लेट अगेन, शी वुड हैव टू हैव अ कॉन्फ्रेंस विद द मैनेजर। अच्छा, अब याद रखना, ये जरा समझे, है वुड हैड टू हैड किस लिए गलत है। देखो जी, बच्चे जिन चीजों में कंफ्यूज होते हैं वो कहते हैं कि सर ये हैव हैड क्या चीज है। हैड
हैज हैड क्या चीज है और हैड क्या चीज है, एक इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, ये देखो, तो जहां भी हैव हैड और हैज हैड और हैड को इकट्ठा देखो तो समझ लिया करो कि इस दूसरे हैड का मतलब गॉट है, GOT, गॉट। ठीक है, मैं टर्मिनोलॉजी के अंदर नहीं लेके जाता, आपको देसी अंदाज में समझाता हूं। तो अगर कोई कहे कि आई हैव हैड अ कार तो इसका मतलब है आई हैव गॉट अ कार। अगर कोई कहे कि ही हैज हैड अ कार तो इसका मतलब है ही हैज गॉट अ कार। अगर कोई कहे कि ही हैड हैड अ कार तो इसका मतलब है ही हैड गॉट अ कार। तो पहले तो ये समझो, ये जहन में रखो। अब दूसरी बात, मोडेल वर्ब्स जितने भी हैं, वुड, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। देखो, विल या वुड, शैल या शुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, और मस्ट और ought to, ये कहलाते हैं मोडेल वर्ब्स। और इसमें ought to जो है वो सेमी मोडेल है। मोडेल वर्ब्स क्यों होते हैं अब इस बहस में हम नहीं पढ़ते, ये क्यों कहलाते हैं इस बहस में भी नहीं पढ़ते। अब आपने इन मोडेल वर्ब्स के बाद दो बातें अपने जहन में बिठा लेनी है। पहली बात, इन मोडेल वर्ब्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हाँ कोई भी टेंस हो। दूसरा, इन मोडेल वर्ब्स के बाद हमेशा हैव आता है, हमेशा। ठीक, जैसे अब इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे आती है, आई विल राइट, आई वुड राइट, आई शैल राइट, आई शुड राइट, आई कैन राइट, आई कुड राइट, आई मे राइट, आई माइट राइट, आई मस्ट राइट, आई ऑट टू राइट। और अगर इनके बाद हैज, हैव, हैड में से कोई एक चूज करना पड़ जाए तो हमेशा हैव चूज करना। जैसे ही विल हैव, ही विल हैज नहीं, हाँ ही के साथ अकेला हैज आ सकता है, लेकिन ही विल हैव, ही वुड हैव, ही शैल हैव, आई शैल हैव, आई शुड हैव, आई कैन हैव, आई कुड हैव। याद रखना, इन मॉडेल वर्ब के बाद किसी सूरत में हैज नहीं आ सकता, यानी विल हैज हो ही नहीं सकता, वुड हैज हो ही नहीं सकता, हमेशा हैव होगा। दूसरा, जो इन्फिनेटिव का टू होता है, TO2, तो उसके बाद भी हमेशा हैव आता है। ठीक है, ये देखिए, तो ये सेंटेंस बनेगा, इफ शी वर टू बी लेट अगेन शी वुड हैव टू हैव, यानी शी वुड हैव टू गेट अ कॉन्फ्रेंस विद द मैनेजर। तो यहां वुड के बाद भी हैव आना चाहिए, और टू जो होता है इन्फिनेटिव का उसके बाद भी हमेशा हैव आता है, याद रखना। 25 जो है इसका डेल्टा देखें, इसमें क्या इशू है। आई रिफ्यूज टू ओबे हर ऑर्डर सिंस शी इज एक्टिंग एज इफ शी वर माई बॉस। वॉज भी ठीक है, लेकिन इफ वाले क्लॉज में अगर वर लगाया जाए तो वो फॉर्मल हो जाता है। 26 जो है इसका अल्फा देखिए, बट पीपल हु टॉक लाइक दैट either do not know what they are talking about or deliberately deceive themselves। तो यहां पर आइदर और का कॉम्बिनेशन आना चाहिए, वेदर और का नहीं। यहां वेदर की जगह आइदर आना चाहिए।
अब आइदर और में और वेदर और में फर्क क्या है? आइदर और के अंदर तो चॉइस होती है, आइदर अली और अकरम हेल्प्ड मी, आइदर अली और अकरम विल हेल्प मी। लेकिन वेदर और के अंदर एक क्वेश्चन की सेंस भी होती है, तो लिहाजा यहां पर सेंस ऑफ चॉइस चाहिए। बट पीपल हु टॉक लाइक दैट, लोग जो इस किस्म की बातें करते हैं, आइदर या तो जानते नहीं कि किस बारे में बात कर रहे हैं, या फिर जानबूझकर अपने आप को धोखा देते हैं। चॉइस दोनों में से एक चीज होती है। 27 का देखिए अब, एज लॉन्ग एज यू स्टडी डिलिजेंटली यू विल नेवर अंडरस्टैंड ट्रिग्नोमेट्री। तो ये तो फिक्र ही गलत हो गया। एज लॉन्ग एज यानी जब तक तुम मेहनत से पढ़ते रहोगे तो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री समझ ही नहीं आएगी। अनलेस कहिए ना यहां, जब तक तुम मेहनत से नहीं पढ़ोगे, अनलेस के अंदर ही एक नेगेटिव सेंस होती है। अनलेस यू स्टडी डिलिजेंटली यू विल नेवर अंडरस्टैंड ट्रिग्नोमेट्री। 28th का डेल्टा देखिए, इफ आई हैड गॉन, थर्ड कंडीशनल है, हैड के बाद थर्ड फॉर्म, तो यहां वुड तो ठीक है, आगे कैच गलत है ना, वुड हैव कॉट आना चाहिए था। इफ आई हैड गॉन टू बेड अर्ली आई वुड हैव कॉट, तो डेल्टा में मिस्टेक है। 29 देखिए, बिकॉज हसान इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, सो देखो बिकॉज और सो इकट्ठे नहीं आते दोनों, क्योंकि दोनों में कॉज इफेक्ट है। या बिकॉज लगाओ या सो लगाओ, या तो ये फिक्रा यूं बना लो कि बिकॉज हसान इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास कॉमा एवरीवन एडमायर्स हिम, या बिकॉज हटा दो फिर सो ठीक है, हसान इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास सो एवरीबॉडी एडमायर्स हिम। दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। अब बिकॉज को तो हम हटा नहीं सकते क्योंकि ये अंडरलाइन नहीं है, तो सो को हम हटा देंगे। 30 देखिए, आई लव टू ईट चॉकलेट्स हाउएवर पीपल ऑफन गिव देम टू मी ऑन माई बर्थडेज। अब हाउएवर कंट्रास्ट का सिग्नल है। अब सेंस देखो, कहता है मुझे चॉकलेट पसंद है और उसे बर्थडे पे भी चॉकलेट मिलते हैं, तो ये अग्रीमेंट हुआ ना, तो यहां हाउएवर गलत है। यहां पर मोर ओवर होना चाहिए था, व्हाट्स मोर होना चाहिए था, एंड आ सकता था यहां फर्दरेंस की सेंस देने के लिए, अकॉर्डिंगली आ सकता था यहां, हाउएवर नहीं आ सकता था यहां। ठीक है जी, अब हम मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज।